नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में भी कि ये जो आपकी न्यूज होती है, न्यूज मटेरियल होता है, वो आपके सारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स से और जो लीडिंग गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है वहां से लिए जाते हैं और आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फॉर यूपीएससी और जो भी स्टेट के पीसीएस एग्जामिनेशंस होते हैं उनके दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग कंसिस्टेंट, सतत रूप से लगातार रिवीजन करते हुए इस सीरीज को देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। और अगर दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। और आप लोग हमारा इंस्टाग्राम का पेज जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि उसी में जो पीडीएफ्स वगैरह है इंपॉर्टेंट, और इस वीडियो की भी जो पीडीएफ है वो वहीं पर आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन 5000 लाइक्स का जो हमारा टारगेट है उसको जरूर कंप्लीट करें। और आगे देखेंगे हम लोग आज कौन कौन सा टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कॉमन सिविल कोड, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आर्टिकल 44 है शायद ये। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आर्टिकल 44 है कि 43 है, ठीक है। और इसके संदर्भ में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उन्होंने सेंट्रल से बोला है कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो है आप आगे आए, ठीक है, ऐसा बोला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बहुत सारे प्रोग्रेसिव डिसीजंस भी हैं, आप लोगों को पता होगा। तो पहला ये हो गया, जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है ये, सेक्युलरिज्म जो आपका टॉपिक लिखा गया है, पंथ निरपेक्षता बोलते हैं, उसी से संदर्भित है। दूसरा ये कि जो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, तो कुछ फाइंडिंग्स आई है जिससे ये देखा जा रहा है कि इसका जो प्रभावकारिता है, या ऐसा बोले कि इसका प्रभाव जो है, उसके संदर्भ में एक कंक्लूजन, एक रिपोर्ट के माध्यम से कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, उसको देखेंगे हम। इसके बाद जीआईएस प्लान्स जो है वो ग्राम पंचायत के लिए। अब ये देखिए, टेक्नोलॉजी का यूज क्या गुड गवर्नेंस में नहीं हो रहा है ना। तो ये यही है आपका, ये पेपर 2 और पेपर 3 दोनों में आएगा। इसके बाद आईपीएफ स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स 2021 आया है, तो ये रिपोर्ट देख लेंगे हम लोग। और इंडिया जो है, जो हाईएस्ट रेसिपेंट है रेमिटेंसेस का, बिल्कुल ठीक बात है, सर्वोच्च प्राप्तकर्ता बना प्रेषण का, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ये पहला जो हमारा यहाँ पर आर्टिकल है उसको देखेंगे हम लोग। और इलाहाबाद जो हाईकोर्ट है उसने बोला है सेंट्रल को कि भाई अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की आपकी प्रक्रिया है उसको लागू करने की, वो आप एज सुन एज पॉसिबल उसको लागू करें। ये हमारी वर्तमान संदर्भों में क्या है, आवश्यकता है हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के लिए। तो यहां पर ये स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि इस संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज जो है वो चाहिए, वहां पर उसकी आवश्यकता है। क्यों कि पहली बात तो आप चेंज करो, क्योंकि जो बहुत सारा हमारे यहाँ प्लूरलिज्म बोलते हैं, बहुलवादिता है ना, धर्म हो, जाति हो, ठीक है, तो सभी संदर्भों में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा विविधता है, डाइवर्सिटी है। और विविधता में एकता, उसी को बोलते हैं सैलेड बाउल प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको। तो वही बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द अब वर्तमान समाज की आवश्यकता है कि आप इसे लागू करें, इंप्लीमेंट करें। इसका आह्वान किया है किसने, केंद्र सरकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट में। ये तो संदर्भ हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो इसमें बोला गया है कि यूसीसी, वही है यूनिवर्सल सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड जिसको आप बोलते हैं, कैन नॉट बी मेड प्योरली वॉलेंटरी, यही कीवर्ड है। मतलब पूर्णतः उसको ऐच्छिक नहीं बनाया जा सकता, एज वॉज ऑब्जर्व बाय डॉक्टर अंबेडकर 75 years back in view of the apprehension and fear expressed by the members of the minority जो कम्युनिटी है, जस्टिस सुनीत कुमार सेड ऑन November 18। अब ये सेंटेंस है उनका, ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज है। अब जो कोर्ट डायरेक्ट किया है सेंटर को, यहां पर वो क्या बताया जा रहा है कि द कोर्ट डायरेक्टेड द सेंटर टू कंसीडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कमिटी और कमीशन फॉर इंप्लीमेंटिंग द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 44, बता ही दिया गया यहां पर, एज डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, कोई भी स्पेसिफिक काम करने के लिए उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसके लिए कमेटी या कमीशन बनाया जाता है, ठीक है ना। तो कोर्ट ने केंद्र को यह बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आप आर्टिकल 44 के इंप्लीमेंटेशन के संदर्भ में एक समिति या एक
आयोग का गठन करें और वहां पर समग्रता से अध्ययन करके फिर इसको इंप्लीमेंट करें। देखिए आपने सेक्युलरिज्म पढ़ा होगा, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 से 28 के बीच वो आपको दिखाई भी देता है। तो अब सेक्युलरिज्म जो है दो तरीके के होते हैं। वेस्ट की बात करें तो वहां पर कंप्लीटली जो है राज्य और धर्म एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन हमारे यहां देखेंगे भारत में तो इसमें थोड़ा सा जो है रैशनलाइजेशन किया गया है ना, सारे संदर्भों में। तो इनोवेशन भी है कि हमारे यहां राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, राज्य किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, लेकिन सभी धर्मों के जो आपके धर्म को मानने वाले पंथ हैं, सेक्ट हैं, उनको अपनी जो पर्सनल जो वो भी प्रैक्टिस करते हैं, है ना, जो भी रिचुअल्स को फॉलो करते हैं वो स्वतंत्र हैं कि वो उसको फॉलो कर सकते हैं, बशर्ते कि दूसरे धर्म के प्रति भी वो सहिष्णुता का भाव रखे और उसका भी सम्मान करें। ठीक है, नॉर्मल सी चीज हो गई। इसको सैलेड बाउल प्रिंसिपल बोलते हैं, जैसे कि उसमें ओनियन रखा हुआ है ना, बीट रखी हुई है, मूली रखी हुई है, टोमेटो रखा हुआ है, तो रखे सब हैं, सब एक साथ है, लेकिन अपनी अपनी आइडेंटिटी को साथ लिए हुए। तो ऐसा कुछ समझिएगा, हमारे यहाँ सैलेड बाउल प्रिंसिपल है, बिल्कुल टेक्निकल टर्म है। अब इसके बाद अगर आप नेक्स्ट यहां पर पॉइंट देखेंगे तो वो बताया जा रहा है कि कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, कोर्ट डायरेक्शन केम इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ बंच ऑफ 17 petitions filled by interfaith couples who contracted marriage upon conversion, seeking protection of their life, liberty and privacy guaranteed under Article 21 of the Constitution। बिल्कुल ठीक बात है, राइट टू लिबर्टी जो केस है आपका, ठीक है, 1978 का जो आपका मेनका गांधी जिनको बोलते हैं आप, केस जो आया था, उससे जो एम्बिट है, जो इसका दृष्टिकोण है आर्टिकल 21 का, वो बहुत व्यापक है, उसी के संदर्भ में यह भी आएगा। तो यहां पे बताया जा रहा है कि धर्मांतरण के पश्चात विवाह जिन्होंने किया है, ठीक है, तो उनकी भी तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन जीने की जो अधिकार है उसको गार्ड किया जाना चाहिए। तो उसी के संदर्भ में यहां पर बोला गया कि इसमें एक पिटीशन लगी थी, जिसपे फिर यहां पर कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया, या निर्णय क्या दिया गया, उन्होंने जो है वो बोला है सेंटर को कि ऐसा करिए, है ना, निर्देश। अब जो कॉमन सिविल कोड है वो हेल्प करता है कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, बिल्कुल कीवर्ड है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करेगा, इंटरनल सिक्योरिटी ठीक रहेगी, है ना, फ्रेटर्निटी बढ़ेगी, बाय रिमूविंग डिस्पैरेट लॉयल्टीज टू लॉज विच हैव कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज। ठीक है ना, शाहबानो का केस आपने सुना होगा 1986 का, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, अब उससे गवर्न नहीं हो रहा है अगर मुस्लिम्स का एक्ट, तो वहां पर क्या एम्बिगिटी आ जाती, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। इट इज द स्टेट विच इज चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ सिक्योरिंग अ uniform civil code for the citizens of the country and unquestionably it has the legislative competence to do so, the court observed। नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि राज्यों के पास अधिकार है, जैसे गोवा ने अपने यहां कॉमन सिविल कोड को इंप्लीमेंट कर रखा है, तो राज्यों का अधिकार है कि वो जो है उसके लिए एक जो है कोड निर्मित कर सकते हैं, है ना, और ऐसा करने के लिए उनके पास जो है लेजिस्लेटिव पावर है, विधायी क्षमता है, ऐसा कोर्ट ने बताया। तो नॉर्मल से चीजें आप लोगों को पता है, गोवा का एग्जांपल आपको याद होगा। अब ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, तो एक प्रस्ताव है भारत के संदर्भ में, क्या है, प्रपोजल इन इंडिया टू फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट सेक्युलर पर्सनल लॉज ऑफ सिटीजन्स विच अप्लाई ऑन ऑल सिटीजन्स इक्वली रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। देखिए शाहबानो का केस हो, चाहे ट्रिपल तलाक का, है ना, तलाक के बिदत, तलाक के सुन्नत जो आप लोग सुनते हैं, निकाह हलाला वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, तो उसके संदर्भ में जो जजमेंट आया था वहां पर बोला था कोर्ट ने कि भैया ये धर्म की बात नहीं है, ये तो पहले धर्म से पहले व्यक्ति है ना, तो व्यक्ति होने के नाते जो उसके मूल अधिकार है उसका संरक्षण कोर्ट के द्वारा किया जाना आवश्यक है। आर्टिकल 21 का हवाला वहां पर दिया गया था, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि अगर एक तरीके का कॉमन सिविल कोड हो जाएगा तो सारे धर्मावलंबी जो है लोग जो है उनको जो गवर्न किया जाएगा उसी से किया जाएगा, तो कोई भेदभाव नहीं होगा, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी वहां पर। तो अभी अगर आप देखेंगे तो जो पर्सनल लॉज है अलग अलग कम्युनिटीज के, वो गवर्न किए जाते हैं अलग अलग जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो रिलीजियस टेक्स्ट है उनके हिसाब से, तो फिर वहां पर एक रूपता नहीं आ पाती है। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि यहां पर इंपॉर्टेंट इश्यू जो है वो क्या है, ये सेक्युलरिज्म का है, ठीक है। इन इंडियन politics and continues to remain disputed by Indians, Muslim groups and other conservative जो भी religious groups है and sects in defense of Sharia and religious customs। देखते होंगे आप शरीयत के हिसाब से उनके लिए किसी के लिए कुछ भी सुना दिया गया है ना, दंड दे दिया गया उनको। तो यही बताया जा रहा है कि भारत में विभिन्न समुदायों के बीच में जो अलग अलग उनके जो वैयक्तिक जो पर्सनल लॉ है उनके हिसाब से उनको अभिशासित किए जाने से जो क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वहां पर जो है
उनके कहीं ना कहीं जीवन के अधिकार और उनके जो अधिकार है उन पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इसको ऐसा समझिएगा। इसलिए ये विवाद का विषय बना हुआ है और इसका बहुत बड़ा जो है वो एक कारण क्या है, पॉलिटिकल जो है वहां पर उनको मोबिलाइजेशन के लिए यूज भी किया जाता है। अब increase in legislation dealing with personal issues in the far end of British rule forced the government to form the B.N. Rao Committee to codify Hindu law in 1941। अब ये हमारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। ये हमारे संवैधानिक सलाहकार भी थे क्या संविधान सभा के अंतर्गत, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो B.N. राव समिति बनाने के लिए उस समय मजबूर भी किया गया था। जो हिंदू कोड है ना, हिंदू कानून है, उसको कोडिफाई करने के लिए, संहिताबद्ध करने के लिए, ठीक है, ताकि जो वैयक्तिक मुद्दे हैं, ब्रिटिश शासन का अंत का दौर चल रहा था, तो उससे निपटने के लिए उन्होंने जो है उस समय सरकार को 1941 में ये कमेटी बनाने के लिए बोला गया था, ठीक है ना, मजबूर किया गया था। कमेटी का नाम याद रखिएगा। अब इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो कॉमन सिविल कोड है इज वन दैट वुड प्रोवाइड फॉर वन लॉ। सीधी बात है, यूनिफॉर्मिटी, एक कानून हो जाएगा, उसी कानून से सबको अभिशासित किया जाएगा, गवर्न किया जाएगा, एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज, जो भी आपकी धार्मिक मतावलंबी है, जो आपके समुदाय है धार्मिक, इन देयर पर्सनल मैटर्स, जैसे कि मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, एडॉप्शन हो गया, है ना। अब आप देखेंगे कि शाह बानो का जो 1986 का केस है, तो उसमें आप देखेंगे कि इसलिए उनको भत्ता वगैरह नहीं दिया जा रहा था, कि बोला जा रहा था कि भैया आप तो ये जो हिंदू मैरिज एक्ट से आप गवर्न ही नहीं होते और वहां पर कोई भत्ते वगैरह की बात नहीं है मुस्लिम्स क्या। तो उन्होंने फिर बाद में बोला, हवाला दिया कोर्ट ने भी, कि भैया यहाँ पर पहले मनुष्य के रूप में समझिए, तो उनके जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आएगा, उनके ये मौलिक अधिकार है, तो पहले उनको इस तरीके से शॉर्ट आउट किया जाना चाहिए, यहाँ पर धर्म को बीच में नहीं लाया जाना चाहिए। पर्सनल लॉज जो है वो अलग अलग है, फ्रॉम पब्लिक लॉ एंड कवर मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। वो नॉर्मल जो कानून है उनसे अलग है, इसमें जो है पर्सनल चीजें आती है ना, जैसे गोद लेना, विरासत, तलाक, विवाह एटसेट्रा। अब यहाँ पर आर्टिकल 25 to 28 राइट टू रिलीजन है ना, राइट टू रिलीजन है आपका, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 के बीच में। इसमें ये बोला गया कि कोई भी जो इंडियन सिटीजन है उसको फ्रीडम है, किसके लिए, कि जिस भी धर्म को या मत को वो मानते हैं उसको आराम से बिल्कुल फ्री होके, स्वतंत्र होके उसका पालन कर सकते हैं और उसी हिसाब से आचरण भी कर सकते हैं, ठीक है, ये बोला गया है। आर्टिकल 44 जो है, भारतीय राज्य से राष्ट्रीय नीतियों को तैयार करते समय सभी भारतीय नागरिकों के लिए निर्देशक सिद्धांतों और सामान्य कानून को लागू करने की अपेक्षा करता है। अपेक्षा क्यों करता है? क्योंकि डीपीएसपी है। अब डीपीएसपी क्या है? स्टेट को एक क्या है, निर्देश है ना, इसलिए बोलते हैं शुड वाला ये पार्ट है कि जब भी राज्य के पास वैसे संसाधन होंगे और यथोचित समय आएगा तब राज्य इसको इंप्लीमेंट करेगा। इसका एग्जांपल बताइए, जैसे आर्टिकल 48 है, आर्टिकल 48A है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो क्या 1986 का एक्ट नहीं आया हमारा? बताइए, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट नहीं आया, जो आप नालसा देख रहे हैं वो नहीं आया, पीआरआई जो है वो नहीं आया, तो ये सारे एक्ट्स कहां से आए हैं? वो डीपीएसपी को ही वहां से इंप्लीमेंट किया गया। अब इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, जो कोर्ट है आपके हैव ऑफन सेड, अक्सर उन्होंने बोला है इन देयर जजमेंट्स, उनके निर्णयों में, दैट द गवर्नमेंट शुड मूव टुवर्ड्स अ यूसीसी। जजमेंट जो आया था शाह बानो केस, मैंने पहले ही बताया आपको, इज वेल नोन। और अनदर केस भी आया जो ट्रिपल तलाक, जिसको स्क्रैप किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट इन शायरा बानो केस 2017 हैड डिक्लेयर्ड द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक जो है आपका वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। लतीफ, डेनियल लतीफी भी केस है, शायरा बानो भी है आपका, शाह बानो भी है। इसमें 4 केसेस है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मुद्दे 3 थे इसमें, कौन कौन से थे बताइएगा। पहला तो हो गया आपका क्या, जो आपका ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला भी इसमें था, और एक और मुद्दा है। 3 मुद्दे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ये आपका हेल्थ से रिलेटेड है, सेकंड पेपर में रख सकते हैं इसको आप। कोविशील्ड को वैक्सीन के बारे में कुछ फाइंडिंग्स आई है, उसको देखेंगे हम। यहाँ पर एक लार्ज स्टडी लाई गई है ना, विच इंक्लूड्स, जिसके अंतर्गत सम्मिलित है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उसने इंडिकेट किया है कि जो दोनों आपकी वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ सीवियर COVID-19 एंड अगेंस्ट द डेल्टा वेरिएंट अमंग इंडियंस एज्ड 45 ईयर्स एंड अबव। तो बोला जा रहा है कि गंभीर रूप से जो COVID-19 से प्रभावित लोग हैं, कौन? 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग, तो उनके संदर्भ में जो है उनकी जो कंडीशन है बहुत वर्स्ट नहीं होगी, ठीक है। तो उस जोखिम को कम करने में ये दोनों के दोनों वैक्सीन सक्षम है। अब देख लेते हैं फाइंडिंग्स क्या है, तो इसमें बताया जाए, बिल्कुल फैक्चुअल चीजें, कुछ पॉइंट्स अपने पास रख सकते हैं आप लोग। ओवरऑल अगर इफेक्टिवनेस की बात करें किसके रिस्पेक्ट में, सीवर जो आपका कोविड हो जाता है तो उसको 80% तक
जो है कम किया जा सकता है विथ 2 डोजेज ऑफ कोविशील्ड के संदर्भ में, और 69% उस रिस्क को कम किया जा सकता है 2 डोजेस के साथ कोवैक्सीन के। और इफेक्टिवनेस देखें अगर फुल वैक्सीनेशन का तो 80% यहां पर शो कर रहा है। अब 887 केसेस और 1384 कंट्रोल्स, 3.4% केसेस एंड 5.3% कंट्रोल्स रिपोर्टेड फुल वैक्सीनेशन का डेटा है ये, और 16% केसेस जो है और 28.3% जो कंट्रोल है वो रिपोर्ट किए गए हैं पार्शियल वैक्सीनेशन के संदर्भ में। ये कोवैक्सीन के बारे में डेटा बता रहा है, इसको रख सकते हैं आप। और टोटल जो इसकी इफेक्टिवनेस बताई जा रही है फुल वैक्सीनेशन की 69% है। ठीक है, अब यहां पर हाईएस्ट जो इफेक्टिवनेस बताई जा रही है वो कब बताई जा रही है? ड्यूरेशन 6 to 8 वीक इंटरवल बिटवीन 2 डोजेस ऑफ बोथ वैक्सीन। जबकि ये बोला जा रहा है कि जो भी आपके सीनियर यहाँ पर डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनोज जो है उनके बारे में बता रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ ICMR NIE है ये, तो देयर वर नॉट इनफ नंबर्स टू गेज अ 12 वीक इंटरवल, है ना। तो 12 सप्ताह के अंतराल को नापने के लिए जो है पर्याप्त जो है सैंपलिंग नहीं थी, ये बता रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो यहाँ पर मेन पॉइंट है वो क्या है कि वैक्सीन आर इफेक्टिव, कि भैया वैक्सीन जो है फाइनली जो है इफेक्टिव है, ये भारत के लिए भी गर्व की बात है। वी डू नॉट रियली नीड अ बूस्टर immediately as by June this year at least 60% of the country's population was infected with जो आपका SARS-CoV-2 है ना, इसी ग्रुप का वो वायरस है। और जो वैक्सीनेशन है would have served as a boost to the immune system, उन्होंने बोला। तो टीकाकरण ने जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको तो वो सशक्त कर देगा, तो वैसे ही वायरस से आपका जो बॉडी है वो फाइट कर पाएगी। अब कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो है वो इफेक्टिव है अगेंस्ट सीवियर कोविड-19 ड्यूरिंग द डोमिनेंस ऑफ डेल्टा वेरिएंट इन द सेकेंड वेव। तो सेकेंड वेव में जो डेल्टा वेरिएंट आया था उसके भी संदर्भ में ये आपका प्रोडक्टिव है। एंड एस्केलेशन ऑफ द 2 डोज कवरेज विथ वैक्सीन इज क्रिटिकल टू कंट्रोल द पैंडेमिक इन द कंट्री। तो देश में जो महामारी है उसको नियंत्रित करने के लिए भी 2 जो इसके डोज हैं उसके कवरेज में वृद्धि महत्वपूर्ण है। अब इस स्टडी के बारे में बताया जा रहा है कि ये कंडक्ट की गई अलॉन्ग द रिसर्चर्स जो है आपके अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोची, हमदर्द इंस्टीट्यूट जो है आपका मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है आपका मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, न्यू दिल्ली जो है आपका एम्स है इसमें, ठीक है, JSS मेडिकल कॉलेज है, मैसूरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। ये सबके नाम याद नहीं रखने हैं, इसको आप देख जाइएगा एक बार, ये सारे संस्थान के नाम नहीं पूछेंगे, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर जो है इस तरीके से दिखाया गया है, इसको आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं, वही सब एलोबरेट करके हमने पढ़ा है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर नॉर्मल सा डिक्लेरेशन जो है वो दिखाया गया है ना, यह प्रेजेंटेशन है जो आपका, और टाइप्स ऑफ वैक्सीन के बारे में बताया जा रहा है, तो आपको देखना होगा तो इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ये ज्योग्राफिकल जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, प्लान्स जो है आपका ग्राम पंचायत के संदर्भ में उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। ज्योग्राफिकल भू है ना, भू स्थानिक, तो उसके हिसाब से देख रहे हैं कि उसकी लोकेशन वगैरह GIS है ना, उससे संदर्भित जो जानकारी होती है, तो टेक्नोलॉजी का यूज गुड गवर्नेंस में, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, है ना, GPS भी है, GIS भी है, ये जो नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है गुड गवर्नेंस के लिए, सर्विस डिलीवरी के लिए, ये हमारे लिए अपने आप हमेशा इंपॉर्टेंट है। तो यहां मनरेगा को इन्होंने कोट किया है कि जो मनरेगा है हैज रीच्ड एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन विद द कंप्लीशन ऑफ GIS प्लान्स फॉर 2 लाख ग्राम पंचायत आउट ऑफ 2.69 लाख जो GPS अंडर महात्मा गांधी नरेगा यूजिंग रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द रिच टू वैली अप्रोच। तो नॉर्मल से चीजें, ये कंटेक्स्ट है ना, इतने ग्राम में यूज किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रख सकते हैं कि मनरेगा के कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल आया था। अब की पॉइंट्स क्या है, तो जो GIS बेस्ड प्लानिंग है मनरेगा के थ्रू, वो एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, उसी का होना चाहिए, विच हेल्प्स द ग्राम पंचायत टू एंश्योर अ साइंटिफिक एंड होलिस्टिक अप्रोच फॉर प्लानिंग एट द ग्राम पंचायत लेवल। तो भैया सीधी बात है, ये GIS आधारित एक इनिशिएटिव है, इसके आधार पर क्या किया गया, ये 3rd टियर है ना, रूट बिल्कुल जमीनी लोकतंत्र बोला जाता है इसको। तो इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा को सशक्त किया गया है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का भी पार्ट बोलते हैं इसको। तो ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत स्तर पर अगर प्लानिंग वगैरह करना है तो उसके लिए वैज्ञानिक और समग्र दृष्टिकोण को जो है आपके सुनिश्चित करने में मदद करेगी ये टेक्नोलॉजी। अब ये इंपॉर्टेंट टूल है क्या इंश्योर करने के लिए, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एट द इंप्लीमेंटेशन लेवल। तो बिल्कुल ठीक है, सहभागिता के स्तर पे ये अपना भूमिका जो है वहां पर उसका निर्वहन करेगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब मिनिस्ट्री हैज प्रोवाइडेड डिटेल्ड ट्रेनिंग, यहां पर मिनिस्ट्री जो है वो आपका विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान करती है कि किस तरीके से GIS और रिमोट सेंसिंग को यूज करना है टेक्नोलॉजी को मनरेगा के थ्रू, है ना। और जो भी स्टेट्स और UTs में जो है
जरूरत होगी तो वहां पर क्या करेगी, वहां पर ट्रेनिंग वगैरह देगी। अब थ्रू द इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री एंड जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है, उसके बाद बताया जा रहा है कि ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज प्रिपेयर्ड 4 GIS बेस्ड प्लान्स ऑफ GPS पर ब्लॉक, जो फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 का, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट की तरह, विच वॉज एक्सटेंडेड टू ऑल GPs आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन। तो जैसी कोई नई प्रोजेक्ट लाते हैं हम लोग तो वहां पर पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च करते हैं, उसके बाद फिर उसको हम पूरे के पूरे जहां जहां उसकी आवश्यकता है वहां वहां उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन जो है आपका नरेगा की बात कर रहे हैं, ये हैज इनहैंस्ड significantly by using the GIS based planning approach and impact of which is visible at ground level। सीधी बात है, ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, और सीधी बात है एक्सेस जो है वो इजी हो जाती है। तो वहां पर जो भी प्लानिंग अब की जा रही है ग्राम पंचायत के द्वारा, तो वहां पर प्रोडक्टिविटी देखी गई है, वहां पर पॉजिटिव आउटपुट मिला है, जहां पर भी टेक्नोलॉजी का GIS और रिमोट सेंसिंग का यूज किया गया है। ये बिल्कुल जो है स्पष्टता यथार्थ के धरातल पर दिखाई दे रहा है। उचित योजना और निर्णय लेने के माध्यम से जो ग्राम पंचायत स्तर पर क्वालिटी की बात है, क्वालिटेटिव जो आपकी एसेट्स है वो वहां पर डेवलप की जा रही है ना, गुणवत्तापूर्ण संपत्तियां, यही तो करते हैं नरेगा के थ्रू। अब देखिए यहां पर जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि देश भर में जो नरेगा है, महात्मा गांधी जो नरेगा के अंतर्गत एक्टिविटीज होती हैं, है ना, और ग्राम पंचायत स्तर की जो योजना है उनको और ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए जो आपकी भू स्थानिक योजना पोर्टल है, उसको ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो नरेगा डिवीजन के मार्गदर्शन में जो राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर है उसके संदर्भ पर इसरो के द्वारा भुवन प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया। अब ये पूरा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो प्लानिंग पोर्टल है ये हेल्प करता है और अदर डायमेंशंस में भी अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को, है ना, टू सी द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ प्लान्ड एसेट्स ऑन अ मैप इन द वेब मैनेजमेंट सिस्टम। अब डायरेक्टली देखिए ओवरव्यू हो गया ना, इसमें डायरेक्टली वहां पर अकाउंटेबिलिटी भी हो जाएगी, डायरेक्टली सुपरविजन भी वहां पर एंश्योर कर दिया जाएगा, विच इंटीग्रेट्स प्लानिंग फॉर वर्क्स, optimizes convergence plans and facilitates effective monitoring of the implementation of works and creation of assets। तो जो संपत्तियों का निर्माण किया जा रहा है उसमें प्लानिंग कैसे की जाए, फिर उसका रिव्यू कैसे किया जाए, है ना, उसमें साथ मिलकर एक ही प्लेटफॉर्म पर जो है वो किस तरीके से चलकर उस योजना को सफल बनाया जाए, है ना, तो और निगरानी और सुपरविजन के संदर्भ में भी ये टेक्नोलॉजी यूज में आती। तो नॉर्मल से चीजें GIS के बारे में बता रहे हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड टूल है ये आपका, किसमें यूज होता है, तो मैपिंग में और एनालाइज करने में ज्योग्राफिकल जो भी वहां का टेरेन है, एंड ऑफर साइंटिफिक चॉइसेस फॉर डेवलपमेंट वर्क सुटेबल टू द एरिया। टेक्नोलॉजी जो है वो अपने में एम्बेडेड करती है, इंटीग्रेट करती है जो कॉमन डेटाबेस ऑपरेशन है, जैसे कि क्वेरी हो गई, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गया, विद द यूनिक विजुअलाइजेशन एंड ज्योग्राफिक एनालिसिस बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय द मैप। मैपिंग के लिए मेनली यूज आता है, ऐसा समझ लीजिए आप इसको। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ये बिल्कुल सिंपल है, ये भी पेपर 2 में रख सकते हैं आप, इसको थर्ड में भी रख सकते हैं। ये IPF स्मार्ट जो पॉलिसिंग इंडेक्स है 2021 का, उसके बारे में है। तो ये जो है आपका किसके द्वारा कंडक्ट किया गया, तो नेशन वाइड एक तो ये आपका सर्वे है, कंडक्ट किया गया इंडियन पुलिस जो फाउंडेशन उसके द्वारा। बिहार और उत्तर प्रदेश ने स्कोर किया है इसमें सबसे कम सारे स्टेट्स के अंतर्गत व्हेन इट केम टू परसेप्शन ऑफ सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी के आयाम पे ये सबसे नीचे रैंकिंग में है, ठीक है। अब की पॉइंट्स बता रहे हैं यहां पर कि बेस्ड ऑन द फिलॉसफी अंडरलाइंग द प्राइम मिनिस्टर्स स्मार्ट पुलिसिंग आइडिया। तो प्रधानमंत्री जी का जो स्मार्ट पुलिस का आइडिया था उसी पर ये उसी दर्शन पर आधारित रिपोर्ट है। IPF को कंस्ट्रक्ट किया गया, ये एक सर्वे है, फ्रेमवर्क है टू मेजर सिटीजन्स परसेप्शन फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इन पुलिस। तो सीधी बात है कि भैया पुलिस पे पब्लिक का कितना ट्रस्ट है उस पर बेस्ड है ये आपकी क्या जो आपकी रिपोर्ट है। अब ट्रस्ट को आइडेंटिफाई किया गया एज द ओवर जो लिखा गया है आर्किंग एलिमेंट ऑफ द स्मार्ट पुलिस विजन द सर्वे रिपोर्ट सेट, है ना, नॉर्मल से चीज है। अब समझिएगा यहां पर क्या बताया जा रहा है कि जो स्मार्ट स्कोर है आर सेट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 एंड आर इंडिकेटिव ऑफ द लेवल्स ऑफ सिटीजन सेटिस्फैक्शन। यहां स्कोर जो 10 है वो हाईएस्ट लेवल का सेटिस्फैक्शन है, उससे संदर्भित है। तो 1 से 10 के बीच में जो है स्कोर किया जाता है, मैनेज किया जाता है और उसके मतलब एनालाइज करके फिर रैंकिंग देते हैं। तो जो परसेप्शन स्कोर है 5.74,
बिहार का जो रैंक है वो सबसे कम है पुलिस सेंसिटिविटी, पुलिस की संवेदनशीलता के संदर्भ में, जबकि यूपी का जो यहाँ पर स्कोर है 5.81 है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में 5.93 है। अब ये जो है स्टेट्स की रैंकिंग है, अगर आप होम स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये रैंकिंग आप जो है स्कोर याद कर सकते हैं और इस स्कोर को पकड़ के वहां पर विश्लेषण कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश पुलिस ने यहां पर टॉप किया है, मतलब सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है इसमें। आईपीएफ स्मार्ट जो पुलिसिंग इंडेक्स है 2021 का, पूरे 29 स्टेट्स और यूटीज में, ये जो है आपका रिलीज किसके द्वारा किया जाता है ये याद रखिएगा, ठीक है। ये रिपोर्ट आंध्र प्रदेश ने फर्स्ट रैंक जो यहां पर सिक्योर की है और उसका स्कोर जो है 8.11 आउट ऑफ 10 है। तेलंगाना ने सेकंड पोजीशन, इसका 8.10 है परफॉर्मेंस, है ना। जो असम पुलिस है उसने थर्ड पोजीशन, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, जबकि आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में तो वहां प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर वहां पर रैंकिंग आ रही है इसका मतलब वहां पर आप जो है पॉजिटिव इंपैक्ट देख पा रहे हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या है, जो थ्रेट है वो कहीं ना कहीं कम होगा इस तरीके से। तो थर्ड पोजीशन और उसका जो असम का जो आपका परफॉर्मेंस का जो स्कोर है 7.89 है। उसके बाद 5.81 की बात कर रहे हो यूपी की और 28 पोजीशन है, और जो आपका लास्ट पोजीशन है बिहार का, उसका हमने परफॉर्मेंस देख लिया, स्कोर 5.74। अब यहां पर पुलिस रिस्पॉन्सिवनेस 2, मतलब जब जैसे कोई केस आता है तो पुलिस कैसे रिस्पॉन्ड करती है वहां पर, उसके बारे में बोल रहे हैं। रिस्पॉन्सिवनेस 2 बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है वो यहां पर लोएस्ट है, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और असम वहां पर भी हाईएस्ट है। तो despite being attacked for insufficient sensitivity, declining public confidence and growing concerns about the quality of policing, majority of citizens जो हैं believe that the police are doing their job well and strongly support the police। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर एक मेजॉरिटी, बहुमत है अगर किसी भी मुद्दे, किसी भी विषय के संदर्भ में, तो उससे ही वहां पर मत बनाया जाता है। हालांकि वो भीड़ तंत्र वाला काम नहीं होना चाहिए, तर्क होना चाहिए उसके पीछे। तो पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है ना, ये जो है इसका समर्थन कर रही है अगर हमारे यहाँ का आवाम जो है, हमारे यहाँ की जो आम जनता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, ये इसमें हाईलाइट किया गया। It added the levels of popular satisfaction with the quality of policing was highest in Andhra Pradesh, Telangana, then Assam, then Kerala, Sikkim, Mizoram and Gujarat। इसके बाद इंडेक्स वैल्यू ऑफ 7 और अबव, जो 19 राज्य और यूटीज हैं उनने इंडेक्स वैल्यू बिटवीन 6 एंड 7 वहां स्कोर किया, वाइल 3 जो स्टेट्स हैं वो आपके 5 और 6 के बिटवीन है। सर्वे ने कवर किया है 1.6 लाख रिस्पोंडेंट्स को, है ना, सैंपलिंग के लिए डेटा लिया। अब ये आपका आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग सर्वे है क्या, वो बताया जा रहा है। तो ये आपका एक आइडिया है, ठीक है ना, किसके संदर्भ में है, तो ये आपका इनविजन्ड, आर्टिकुलेट एंड इंट्रोड्यूस बाय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने किस कॉन्फ्रेंस में, जो डीजीपीस की आपकी कॉन्फ्रेंस थी स्टेट और सेंट्रल पुलिस के संदर्भ में, जिसको आयोजित किया गया था 2014 में गुवाहाटी में। एंड इट envisaged systematic जो है आपका systemic changes to transform the Indian police to be strict and sensitive, modern and mobile, alert and accountable, reliable and responsive, techno savvy and trained। तो यही स्मार्ट पुलिस की डेफिनेशन है, ये आप लोगों को याद होगा। वो अपने मतलब प्रधानमंत्री जी के स्पीच में हमेशा आप लोगों को सुनने को मिलता होगा। आईपीएफ जो सर्वे है वो गैदर करता है इंफॉर्मेशन सिटीजन्स के संदर्भ में कि परसेप्शन क्या है पुलिस के संदर्भ में, परसेप्शन क्या है पुलिस के जो स्मार्ट पुलिसिंग इनिशिएटिव है उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, एंड टू गेज पब्लिक परसेप्शंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया। तो भैया गुणवत्ता क्या है इनके संदर्भ में, तो उसके बारे में भी जानकारी हमको मिलती है, ठीक है, और पब्लिक ट्रस्ट के संदर्भ में भी। द एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ रिप्यूट इंक्लूडिंग, इसमें आईआईटी कानपुर भी है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस भी है मुंबई का, वो इन्वॉल्व था इस सर्वे में। नॉर्मल सी चीज बता रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है जीएस पेपर 3 से ही रिलेटेड है कि भारत जो है प्रेषण का सर्वोच्च प्राप्त करता देश बना है। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो रेमिटेंस है उसमें सबसे बड़ा जो मतलब रिसीवर है उसका रेसिप किया जिसने सबसे ज्यादा, तो 2021 में $87 बिलियन इंडिया ने प्राप्त किया है। और इसमें सबसे बड़ा जो आपका पार्ट है वो यूएसए से है, लगभग जो है 20% से भी, लगभग 20% से ज्यादा हिस्सा जो है अकेले यूएस से आया। अब इससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो भी ठीक होता है, हमको डॉलर में इनकम होती है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग कि इंडिया के बाद फिर चाइना है, देन मैक्सिको है, देन फिलीपींस है ना, ये प्रेषण प्राप्त करने में रेमिटेंस की बात कर रहे हैं। रेमिटेंस क्या होता है ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। मान लीजिए आप लोगों में से कोई जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो आपके कहां पोस्टेड है, यूएसए में, तो वहां पर अर्न किया उन्होंने किस में, डॉलर में, फिर वो वहां से इंडिया भेजते हैं पैसे, ठीक है। तो इंडिया में उन्होंने प्रेषित किया धन, इसलिए इसको प्रेषण बोलते हैं, रेमिटेंस। वेरी सिंपल,
इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट है कि इन इंडिया रेमिटेंसेस को जो प्रोजेक्ट किया गया है वो ग्रो, उसमें जो वृद्धि देखी गई है 3% की देखी गई है इन 2022 में, $89.6 billion, reflecting a drop in overall migrant stock as a large proportion of returnees from the Arab countries await return, it said. है ना, बहुत सारे लोग जो हैं अरब देशों से जो लौटने वाले हैं उनका बड़ा हिस्सा जो है उसको भी वेट किया जा रहा है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब यहां पर फ्लोज टू इंडिया ये बताया जा रहा है, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रेसिपिएंट मतलब रिसीवर है ना, जो रिसीव करता है, रेसिपिएंट की बात कर रहे हैं रेमिटेंसेस की, आर एक्सपेक्टेड टू रीच $87 billion, गेन है यहां पर 4.6% का, विद द सिविरिटी ऑफ कोविड-19 केस लोड्स एंड डेथ्स ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर। ठीक है, वेल अबव द ग्लोबल एवरेज, प्लेइंग अ प्रोमिनेंट रोल इन ड्रॉइंग अल्ट्रुइस्टिक फ्लोज टू द कंट्री, द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स स्टेटेड। तो सीधी बात है, कोविड-19 में स्थिति खराब है, इकोनॉमी डाउन है, तो उसके बाद भी अगर हमारे लोग यहां पर जो है रेमिटेंस भेज रहे हैं तो वो एक अल्ट्रूसिव ये डायमेंशन उसको मान रहे हैं, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। अब रेमिटेंस जो है आपके प्रेषण जो है, प्रेषित किया हुआ जो धन होता है टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज आर प्रोजेक्टेड टू हैव ग्रोन strong 7.3% to reach $589 billion in 2021, ये आपके वर्ल्ड बैंक ने बोला है। This return to growth is more robust than earlier estimates and follows the resilience of flows in 2020 when remittances declined by only 1.7% despite a severe global recession due to COVID-19। ये भी आपका किसने बोला है, ये एस्टिमेशन किसने दिया है, फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक्स माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। तो ये नॉर्मल सी चीज है कि इसमें इतनी गिरावट आई थी मामूली से, जब वैश्विक मंदी का एक संदर्भ आया, कोविड-19 के कारण एकदम से मार्केट क्रैश होता है, इकोनॉमी में नेगेटिव जो है आपका इंपैक्ट भी देखने को मिल रहा है, आपको इन्फ्लेशन भी देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा, तो उस संदर्भ में बोल रहे हैं कि बहुत कम गिरावट इसमें देखने को मिली थी। अब जो नेक्स्ट हमारा यहां पर पॉइंट है, इसमें बताया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स बताए जा रहे हैं कि इसमें जो वृद्धि हो रही है रेमिटेंसेस में वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, वो क्यों हो रही है। तो माइग्रेंट्स जो है डिटर्मिनेशन to support their families in times of need aided by economic recovery in Europe and US, which in turn was supported by the fiscal stimulus and employment support programs। तो भैया अपनी फैमिली को आर्थिक मदद देने के लिए जो है प्रवासी लोग जो होते हैं वो रेमिटेंस सेंड करते हैं अपनी फैमिली को। ठीक है, और उसके बाद उनका ही जो है उस समय पर उनका ही दृढ़ संकल्प था, जिसके बदले में वो वित्तीय प्रोत्साहन दे रहे थे, रोजगार सहायता कार्यक्रम द्वारा भी उनको समर्थन दिया गया, तो जिसके कारण यहां पर वो उसकी स्थिति बढ़ रही है। इन द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कंट्रीज जो है और रशिया जो है, वहां पर रिकवरी देखा गया ऑफ आउटवर्ड रेमिटेंसेस वाज आल्सो facilitated by stronger oil prices and the resulting pickup in economic activity। तो जैसे जैसे रेमिटेंस बढ़ा, उसको जो है गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट्स आगे आएंगी, डिफरेंट कंट्रीज में जो है वहां पर जो गवर्नमेंट कार्यरत है, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक जो है वापस से जो इकोनॉमी में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था, इकोनॉमी क्रैश हुई थी, स्लो डाउन आया था, तो उससे हम पार पा सकेंगे, वहां पर जो है हम उसको एड्रेस कर पाएंगे, उन जो भी चुनौतियां जो है वहां पर उठ रही हैं। रेमिटेंस फ्लोज फ्रॉम माइग्रेंट्स हैव ग्रेटली कॉम्प्लीमेंटेड गवर्नमेंट कैश ट्रांसफर प्रोग्राम, किस लिए, सपोर्ट करने के लिए फैमिली सफरिंग इकोनॉमिक हार्डशिप्स ड्यूरिंग द कोविड-19 क्राइसिस। अब रेमिटेंस क्या है ये जान लेते हैं हम लोग, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, ये एक तरीके का वित्तीय भुगतान है जो किसी अन्य पार्टी को किया जाता है। अगर ब्रॉडली इसको देखें तो चालान या बिल के किसी भी भुगतान को प्रेषण, मतलब any payment of an invoice or a bill can be called a remittance। जबकि जो टर्म है ये मोस्टली यूज किया जाता है आजकल के संदर्भ में डिस्क्राइब करने के लिए a sum of money sent by someone working abroad to his or her family back home, है ना, ऐसे ही समझाया था मैंने आपको। अब अबाउट द माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो माइग्रेशन और जो डेवलपमेंट ब्रीफ है ये प्रिपेयर किया जाता है आपका माइग्रेशन और रेमिटेंस यूनिट के द्वारा, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो है आपका। द ब्रीफ aims to provide an update on key developments in the area of migration and remittance flows related policies over the past 6 months। नॉर्मल सी चीज है, और जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है अगर वहां पे बात की जाए तो रेमिटेंस के फ्लो की, ठीक है, तो वो उसके बारे में मध्यावधि अनुमान भी ये प्रदान करता है, और जो भी आपका ब्रीफ होता है उसमें एक विशेष विषय भी शामिल किया जाता है। स्पेशल टॉपिक इज इंक्लूडेड इन ईच ब्रीफ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ब्रीफ जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, जो तैयार किया जाता है, मतलब वो एक वर्ष में 2 बार किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा, ये रिलेटेड है आपका एमसीक्यू से, और जो पहला एमसीक्यू है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है जो संहति परियोजना है, कौन सी संहति जो आपका परियोजना है उसके बारे में कौन सा जो यहाँ पर कथन है वो सही है। तो पहला ये बताया जा रहा है कि ये एसटी एससी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से संदर्भित है, राजस्थान गवर्नमेंट की ये आपकी
योजना है जो स्टार्ट की गई है जिसका नाम संहति है। तो पहला ही गलत हो गया क्योंकि ये जो आपका इनिशिएटिव है वो किस स्टेट गवर्नमेंट का है, तो उड़ीसा गवर्नमेंट का। तो पहला स्टेटमेंट जो है उसको एलिमिनेट कर देते तो आंसर वैसे भी मिल जाता 2 और 3 ओनली। दूसरा जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो प्राइमरी जो क्लासेस हैं उसमें जो आदिवासी छात्र हैं उनके द्वारा जो भी सामना की जा रही भाषा संबंधी समस्या उसका समाधान करना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसके अंतर्गत डिपार्टमेंट प्लान करता है टू कवर अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख स्टूडेंट्स एंड 1450 प्राइमरी स्कूल्स इन द स्टेट। तो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, तो ओनली सेकंड एंड थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू को देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है इसमें पूछा जा रहा है कि जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ना, एलएमबी की बात कर रहे हैं, तो लाइट कॉम्बैट जो आपका क्या है हेलीकॉप्टर, उससे रिलेटेड जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें बताना है कि क्या ट्रू है। तो पहला ये कि जो LCH है, लाइट कॉम्बैट जो हेलीकॉप्टर है, ये नया एडिशन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेलीकॉप्टर डिवीजन का, बिल्कुल ठीक है। इसमें ट्विन इंजन होता है हेलीकॉप्टर में, ये डेडिकेटेड है कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के रूप में 5 to 8 टन क्लास, बिल्कुल ठीक है आपका, है ना, क्लास बता रहे वेट के हिसाब से। और ये जो आपका LCH है ये ओनली अटैक हेलीकॉप्टर है इन द वर्ल्ड दैट कैन लैंड एंड टेक ऑफ एट एन अल्टीट्यूड 5000 मीटर। देख रहे हैं आप इसकी क्वालिटी, विद अ कंसीडरेबल लोड ऑफ वेपन्स एंड फ्यूल। यहां तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।